देखिए सर, आज हमारे या फिर आपके हालात क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाला टाइम में हमारे हालात क्या रहेंगे, या फिर इस तरह से कह लीजिए कि आने वाले जो अगले 15 20 30 साल हैं उसके बाद हम अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा मकाम कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारी कुछ अपनी पहचान होनी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ हमें काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही गौर से सुनिएगा, अगर हमारे को आला मकाम चाहिए, बहुत बड़ा मकाम चाहिए, तो उसके लिए हम अगर अकेले काम कर रहे हैं तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और कभी भी अपना नाम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम तो काम करें ही, साथ में हम अपने पैसे को भी काम पर लगाएं। क्योंकि आप सोच कर देखें कि अगर कोई बंदा अकेला काम करने से सक्सेस हो जाता तो रिक्शा चालक या फिर खेतों में हल चलाने वाला बंदा सबसे ज़्यादा अमीर ये लोग होते, सबसे ज़्यादा पैसे वाले ये लोग होते। लेकिन ये लोग नहीं है भाई, वो लोग हैं जो अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर आप काम पर कैसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड लाइए, तो एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड भी लेंगे और हम देखेंगे कि 1 लाख रुपए से हम 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें। तो यकीन माने वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई म्यूचुअल फंड क्यों, एफडी क्यों नहीं, आरडी क्यों नहीं, तो देखिए आज की डेट में अगर मैं एफडी आरडी की बात करूं तो आप सोच लीजिए कि एफडी पे आपको कितने परसेंट के 6% 7% इस तरह के इंटरेस्ट मिलते हैं। वो भी इसमें बहुत सारे कंडीशन है। मतलब अगर आप 10 साल या उससे प्लस के लिए निवेश करते हैं, यानी एफडी में पैसे लगाते हैं, तब आपको इतने इंटरेस्ट मिलेंगे, नहीं तो इतने मिलेंगे भी नहीं। समझ रहे? इस हिसाब किताब से ये स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा देता हूं, आप देख सकते हैं। एसबीआई के एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं लमसम को लेकर। तो एसबीआई बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है एफडी को लेकर, वो सारा आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो रोक कर देख लीजिए। अगर आरडी की मैं बात करूं तो भाई आरडी का हाल तो इससे भी बुरा है। समझ रहे हैं? तो मतलब कहने का यह है कि हमको एफडी आरडी से अगर चाहे कि गुजारा हो जाए तो एफडी आरडी से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा इक्विटी मार्केट में। इसके अलावा और भी कई सारी मार्केट है, लेकिन मुझे लगता है कि आम इंसानों के लिए इक्विटी मार्केट और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट खास तौर से म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो फाइनली अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और हम बात जो कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, लमसम करने की बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। समझ रहे हैं कि नहीं? कौन सा फंड है इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये लमसम की बात आती है ना, तो कहा जाता है कि लमसम करने से पहले 2 बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर हाल में आपको याद रखनी ही चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को भुला देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वो रिटर्न्स आपको नहीं मिल पाएंगे लमसम में, जो रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए था। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि जब आप लमसम करते हैं तो वहां पर आपको देखना चाहिए कि भाई मार्केट कंडीशन क्या है। समझ रहे कि नहीं? मार्केट किस लेवल पर है, ये चीज आपको देखना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है, मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है, इस चीज को जानना पड़ेगा। तो इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कैसे हमको पता चलेगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा मार्केट का क्या, पीई रेशियो। अगर आप ये देख लेते हैं, जैसे अगर आपको अब ये बात आती है कि भाई ये इसको हम कहाँ पर देखेंगे, तो जैसे निफ्टी का अगर देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर आप जाकर सर्च कर सकते हैं निफ्टी 50 पीई रेशियो। समझ रहे कि नहीं? आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने पीई रेशियो आ जाएगा। इसी तरीके से सेंसेक्स का भी आप सर्च कर सकते हैं, सेंसेक्स पीई रेशियो टुडे, बीएसई स्मॉल कैप पीई रेशियो टुडे। इस तरीके से आप किसी भी इंडाइसिस का आप सर्च कर सकते हैं। अगर पीई रेशियो 20-21 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको लमसम नहीं करना चाहिए। पी रेशियो कितना, 20-21 से अगर ज़्यादा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, मतलब अभी हमें लमसम नहीं करना है। क्योंकि अगर महंगे मार्केट में लमसम कर देंगे तो भाई इसका उबाल ये होता है कि मार्केट जब भी उससे नीचे आएगी और नीचे आएगी तो ऐसा होगा कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में शो करने लगेगा। तो आपको ओवर वैल्यूड मार्केट में लमसम नहीं करना है। अगर इन चीज़ों को अगर चाहते हैं कि भाई इतनी मगजमारी हमको नहीं चाहिए,
भाई पी रेशियो हमको देखना नहीं आता है, इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सीधा आप देखिए कि भाई मार्केट में अगर 3 से 4% की गिरावट हो रही है तो आप लमसम कीजिए। मतलब 4% अगर गिरावट हो जाती है मार्केट के अंदर तो आप अच्छा खासा पैसा निवेश कर सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट आप मार्केट के अंदर झोंक सकते हैं। 3% है फिर भी आप लगा सकते हैं, 2% पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइम होता है ना कि बहुत कम पैसा आपको लगाना चाहिए, बहुत कम, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर मार्केट में 4% या 4% से ऊपर की गिरावट होती है तो आपको वहां पर ज़्यादा पैसा डालना चाहिए ऑफ कोर्स। दूसरी बात यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर रहे हैं तो आपको लमसम कम टाइम पीरियड के लिए नहीं, 1, 2, 1.5, 2.5 इस तरह के टाइम पीरियड या 3 साल, 3.5 साल इस तरह के टाइम पीरियड के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा समय आपको लेकर जाना चाहिए, जैसे 10 साल, 15, 20, 25, 30 इस तरह के सालों में आपको निवेश करना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। देखिए ऐसा क्यों निवेश करना चाहिए, कहते कि इक्विटी मार्केट में चाहे आप SIP करें या फिर लमसम करें, आपको टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको लंबे समय के लिए जाना चाहिए, आपको 2, 3, 4 सालों के लिए नहीं जाना चाहिए। देखिए SIP तो कुछ देर के लिए, अगर हम कम टाइमों के लिए 5-6 सालों के लिए करते हैं, 4-5 सालों के लिए भी करते हैं तो समझ रहे वो फंड टू फंड ये डिपेंड करता है कि वो एडजस्टमेंट हो जाता है, समझ रहे कि नहीं, एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इक्विटी में लमसम कर रहे हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही जाना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाने का क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए ज़रा एक नज़र आप इस ग्राफ पे डालिए। देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का ग्राफ ओपन करके रखा हुआ है। टाइम पीरियड की बात है तो 1 ईयर है, तो इसको मैं मैक्स पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लंबे समय का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो सके। अब इसको ज़रा हम देखें कि कितने दिनों का डेटा हमारे पास आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1999 से लेकर क्या कहते हैं कि 5 जुलाई 2024 तक का डेटा हमारे पास आ गया है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि लगभग 25-26 सालों का डेटा हमारे पास है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखलाना ये चाहता हूँ कि देखिए अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो इस ग्राफ को आप आगे की तरफ बढ़ाते जाए, आगे पीछे आप कर सकते हैं उंगलियों के सहारे से। तो आप इस ग्राफ को देखते जाए तो जितना आगे की तरफ आप जाएंगे तो बराबर आप देखेंगे कि भाई ग्राफ लॉन्ग ड्यूरेशन में ऊपर की तरफ ही गया है। अच्छा एक और भी ख़ास बात, ये जो बड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही नहीं, यहाँ पर ये देखिए ये गिरावट ये 3 अप्रैल 2020 की गिरावट है, यानी समझिए ना कोविड वगैरह का जो टाइम चल रहा था उसी टाइम की गिरावट है। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये निफ्टी 50 का ग्राफ हो गया है। इसी तरह ज़रा हम सेंसेक्स देखिए, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर सेंसेक्स को, BSE सेंसेक्स को हमने ओपन कर रखा है जो कि इंडेक्स है। अब देखिए इसके 1 ईयर के ग्राफ पर, अभी 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर हमने सेट करके रखा हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम मैक्स पे सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए बहुत हिसाब किताब का डेटा और बहुत लंबे समय का डेटा, यानी 3 जनवरी 1986 से इतना लंबा चौड़ा डेटा अवेलेबल है। लेकिन हम यहाँ पर 1991 से देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 1991 से लेकर 2001 तक के इतना डेटा है। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ से 2001 से लेकर 2011 तक का है, और 2011 से 2021 तक का, यहाँ से 2021 से लेकर आगे तक का यहाँ पर है। तो ज़रा इसको हम उंगलियों के सहारे से आप देखें आगे की तरफ खसका कर, तो आप देखेंगे कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में हमेशा ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब फिर यहाँ पर ये वाली जो गिरावट है ना, अब ये वाली जो गिरावट देख रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं ना, 22 मई 2020 की गिरावट, समझ रहे हैं। तो ये सारी गिरावटें हो रही है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो ये आगे और ऊपर की तरफ ही जाता हुआ। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर BSE स्मॉल कैप का डेटा ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर हमने क्लिक करके रखा हुआ है। अगर इसको मैक्स पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2006 से लेकर 2012 तक के बीच का ये डेटा है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर बीच में ये गिरावट भी हुई थी, और उसके बाद 2012 से लेकर 2018 तक का डेटा यहाँ तक अवेलेबल है। 2018 से लेकर 2024 वगैरह का ग्राफ यहाँ तक आ जाता है। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर देखने की कोशिश करें, 4 अप्रैल 2003 से ये डेटा है 5 जुलाई 2024 तक का। तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर इसको आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ पर ऊपर भी गई है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे भी आई है मार्केट, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी मार्केट कंडीशन अगर आप देखते जाएं तो आपको पता चलेगा कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरऑल जो मार्केट गई है वो ऊपर की तरफ गई है। इसी तरीके से आप और भी इंडाइसेस को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक एक इंडाइसेस को यहाँ पर अगर मैं दिखाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा। तो फाइनली ग्राफ आपने देख लिया है। यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाते हैं ना तो कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन में मार्केट नीचे की तरफ नहीं आता है।
लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरऑल मार्केट जो होती है वो ऊपर की तरफ ही जाती है। और मेरा मकसद भी यही दिखलाना था कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान नहीं होंगे, प्रॉफिट ही होंगे। और एक और भी प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लमसम करते हैं तो मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि शुरू में सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, मार्केट महंगी है या सस्ती है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। मान कर चलिए अगर गलती से या किसी भी रीज़न से भाई हमारे पास पैसा था, हमने मार्केट का इंतज़ार नहीं किया, हमने सोचा कि नहीं लगा दो पैसा, हमने लगा दिया, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा सा भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी प्रॉफिट के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए हम फंड के ऊपर चलते हैं और कैलकुलेशन वगैरह को देखते हैं कि भाई कैसे हमें निवेश करना है और कैसे वो 1 करोड़ रुपये बन सकता है, 1 लाख रुपये हमारा कैसे 1 करोड़ बनाकर दे सकता है एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड। चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए लमसम के लिए एसबीआई का हमने जो फंड लिया है वो फंड कौन सा है, एसबीआई स्मॉल कैप है। और उसके बाद 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं 25.81% का रिटर्न्स दिया है, 5 ईयर्स में 30.49% का रिटर्न्स दिया है और 10 ईयर्स में, पिछले 10 ईयर्स में 25.59% का मतलब इंटरेस्ट दिया है। समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में 25% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। 25 या 25.5 आप मान सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो 25.5 आप मान सकते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं भाई 10 साल के लिए अगर हमने निवेश किया तो 25% का रिटर्न्स मिला पास्ट में। देखिए पास्ट वाला जो रिटर्न्स है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन फंड का अगर परफॉर्म चेक करना हो ना तो इसी चीज़ को सबसे पहले हम देखते हैं। और फंड का परफॉर्म चेक करने के लिए इसके बेंचमार्क से जो हम कंपेयर करते हैं ना, तो इसी रिटर्न्स वगैरह को हम मिलाते हैं कि भाई बेंचमार्क ने कितना रिटर्न्स दिया है, फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है, सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स ने किस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं, इस फंड ने किस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर की गारंटी नहीं है पास्ट के जो रिटर्न्स होते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरी बहुत होते हैं ये, क्योंकि इस बात को ही देखकर, पास्ट के रिटर्न्स को ही देखकर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसा है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि भाई पास्ट के रिटर्न से गारंटी नहीं है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई ये पास्ट के रिटर्न से जो कम है हो सकता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा रहे, और मुमकिन भी है क्योंकि जो वक्त आ रहा है ना इंडिया के लिए, इंडिया में ये मुमकिन है कि आने वाले टाइम में जो म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं ना उसके रिटर्न्स और भी हेवी होने वाले हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि मैं 20 सालों के लिए अगर 1 लाख रुपये निवेश करता हूँ इस हिसाब किताब से, अगर और भी लंबे समय में जाएंगे तो लंबे समय में और भी अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर 15 साल के लिए हम जा रहे हैं तो वहाँ पर और अभी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, 20 साल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर और भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि भाई 1 लाख रुपये हम निवेश करेंगे, जहाँ पर हमें 25 नहीं बल्कि 20% का रिटर्न हमें मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं 20% हम पकड़ कर चलते हैं। 26 सालों के लिए हम निवेश कितने सालों के लिए कर रहे हैं, 26 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं। तो इस हिसाब किताब से हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट तो 1 लाख रुपये है ही है। समझ रहे हैं। इस पे जो हमें रिटर्न्स बनेंगे, सिर्फ रिटर्न्स के बनेंगे, वो कितने बनेंगे, वो हो जाएंगे टोटल 1,13,47,546 रुपये। ये हो जाएंगे टोटल। ये सिर्फ क्या रहेंगे, इस 1 लाख रुपये पे 26 साल में 20% के हिसाब से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सिर्फ वो रिटर्न्स है, सिर्फ वो इंटरेस्ट है जो 1,13,47,546 रुपये हैं। अब टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे आपको पता ही है, 1,14,47,546 रुपये। ये टोटल अमाउंट हो जाएंगे भाई साहब। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको गौर करने वाली है, आप सोच कर देखिए। अगर 20 साल 22 साल की उम्र में आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो 45, 46, 47, 48 की उम्र में आप करोड़पति आराम से बन सकते हैं और भाई इतने का कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर समझने वाली है। मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये लिए हैं। मैंने आपको जो ये कैलकुलेशन दिखलाया है सिर्फ 1 लाख रुपये से दिखलाया है कि भाई 1 लाख रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 26 साल में ये हो सकता है। समझ रहे हैं। लेकिन भाई मैं ये कहता हूँ कि क्या थोड़ा बहुत पैसा इसमें ऐड नहीं होगा क्या लगता है, इसमें टॉपअप वगैरह नहीं होंगे क्या? ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टेप अप वगैरह भी कर सकते हैं। सालाना तौर पे हम मान लेते हैं भाई, ज़्यादा का नहीं, 5% का आप कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि 10% का आप कर सकते हैं। कुछ भी अगर इस तरह का स्टेप अप वगैरह हो जाता है तो क्या लगता है ये इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपये ही रहेंगे? नहीं रहेंगे, ज़्यादा होंगे। ऑफ कोर्स रिटर्न्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे,
पैसे ज़्यादा रहेंगे तो रिटर्न्स भी ज़्यादा ही रहेंगे ना, और उसके बाद टोटल मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलने वाले होंगे वो भी ज़्यादा ही रहेंगे। तो सोच कर देखिए, ये सारे रेगुलेशन के साथ अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और अगर आप 25-26 सालों के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि कितना ज़्यादा अमाउंट आप बना पाते हैं, कितना बड़ा कॉर्पस आपका तैयार हो जाता है। देखिए, अब कुछ लोग ऐसा भी मन में आ सकता है कि भाई 20-25-26 साल बहुत लंबा समय है। भाई बिल्कुल लंबा समय है सर, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन सोचिए, एक बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप बैंक में रखते हैं पैसा को 10 साल तक, तो 10 साल तक आपको क्या मिला? 20 साल तक अगर आप रखते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको एफडी पे मिल जाता है। एसबीआई का मैंने आपको स्क्रीनशॉट पीछे वीडियो में लगा ही दिया था। और दूसरी बात जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो हर साल आप प्रीमियम जमा करते हैं। 20,000 का अगर आप सालाना पे कर रहे हैं तो 4 साल में आपने 80,000 रुपया लगा दिया, समझ कर देखें, और 5 साल में आपने 1 लाख रुपया लगा दिया। और यहाँ पर यही होगा, मैं ये मानता हूँ कि आपने यहाँ पर एक मरतबे में पैसा लगाया है, 3-4 मरतबे में नहीं लगाया है, लेकिन आप सेम टाइम पीरियड के लिए 20 साल 25 साल के लिए इंश्योरेंस भी आप रखते हैं, और 20 साल 25 साल के लिए अगर यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, तो सोच कर देखिए आपके रिटर्न्स कहाँ जाएंगे, आपके पैसे कहाँ जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ इंश्योरेंस आपको नहीं करवाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, उसके एक अलग बेनिफिट है और इसके एक अलग बेनिफिट है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उनको लगता है कि भाई इंश्योरेंस जो है ना इन्वेस्टमेंट है, और यूली प्लान वगैरह है, जैसे आपको पता ही है, तो उसमें थोड़े बहुत रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, तो लोग और भी ज़्यादा उससे गुमराह हो जाते हैं, रिटर्न्स के चक्कर में वहाँ पर जाते हैं, जबकि वहाँ पर इंश्योरेंस के लिए ही आपको सिर्फ जाना चाहिए। देखिए, अब एक बात जो कि कुछ ज़रूरी है इस फंड को लेकर मैं कहना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर SBI स्मॉल कैप हमने इसलिए लिया है, स्मॉल कैप हमने इसलिए लिया है कि भाई हमें लंबे समय के लिए निवेश करना है, समझ रहे कि नहीं। अब SBI की हम बात कर रहे हैं, SBI फंड की बात कर रहे हैं, तो SBI के फंड पर ही बात करनी पड़ेगी, तो कोई ना कोई SBI का ही फंड लेना पड़ेगा। तो हमने स्मॉल कैप लिया है क्योंकि हम 26 साल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इस फंड की कुछ कमी है, जैसे अल्फ़ा आप देखेंगे तो माइनस में जा रहा है। भाई अल्फ़ा का मतलब होता है कि भाई कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना बढ़कर ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है। बेंचमार्क ने अगर 10% का रिटर्न्स दिया है और आपके फंड ने अगर 12% का रिटर्न्स दिया है, तो इस केस में 2% आपका अल्फ़ा रेशियो हो गया। और यहाँ पर देखिए तो 5% अल्फ़ा रेशियो माइनस में जा रहा है, समझ रहे कि नहीं, तो जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, इसका शार्प रेशियो देखेंगे तो शार्प रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन इसका शार्प रेशियो, इस फंड का शार्प रेशियो कम है। शार्प रेशियो ये दिखलाता है कि भाई कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है। उसके बाद बीटा रेशियो की बात करें तो मिला जुला कर उसे सही बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन की अगर बात करें तो वो भी ज़्यादा है, जबकि वो कम रहना चाहिए। 12 पॉइंट ऐसा कुछ है, जबकि वो कम रहना चाहिए। जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके 11 पॉइंट कुछ हैं। तो ये कुछ कमी थी जो कि मैंने आपको फंड को लेकर बता दी है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।